प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसकी कोड संख्या है EL 301 के चैप्टर सेकंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में आज के दिए गए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपल्ड एम्पलीफायर्स एंड डिजाइन एनालिसिस ऑफ RC कपल्ड एम्पलीफायर। सबसे पहले कंपैरिजन और एम्पलीफिकेशन जो कपल्ड एम्पलीफायर होते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपल्ड एम्पलीफायर्स, जैसा कि इस टेबल में दे रखा है, कपल्ड एम्पलीफायर्स का रूप में RC कपल्ड एम्पलीफायर है, ट्रांसफर कपल्ड एम्पलीफायर है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है। तीन प्रकार के एम्पलीफायर इसमें कंपेयर किए गए हैं। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, कॉस्ट, स्पेस एंड वेट, इम्पीडेंस मैचिंग और एप्लीकेशन, यानी इनका यूज कहाँ होगा वो एप्लीकेशन के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स RC कपल्ड एम्पलीफायर के लिए सबसे बेहतर या एक्सीलेंट होगा, सर्वोत्कृष्ट होगा। ट्रांसफर कपल्ड एम्पलीफायर के लिए पुअर या बहुत ही कमजोर होगा। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर के लिए बेस्ट का है, यानी अच्छा रहेगा इसके लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। कॉस्ट RC कपल्ड एम्पलीफायर की लेस है, ट्रांसफर कपल्ड एम्पलीफायर की सबसे ज़्यादा है और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर की सबसे कम कीमत में उपलब्ध होता है। स्पेस एंड वेट, यानी जगह का कितना घेराव करेगा ये एम्पलीफायर, उसका वजन क्या होगा। RC कपल्ड एम्पलीफायर का जो घेराव है जगह का और वजन है वो कम होगा, ट्रांसफर कपल्ड एम्पलीफायर का सबसे अधिक होगा और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का सबसे न्यूनतम वजन और जगह घेराव होगा। यहाँ स्पेस का मतलब रखने की जगह, जहाँ पर इसको रखा जाएगा तो मिनिमम जगह की आवश्यकता होगी डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर के लिए, और इसका वजन भी कम होगा। इम्पीडेंस मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग की आवश्यकता होती है किसी भी एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल से, इनपुट पावर सिग्नल को आउटपुट सिग्नल पे मैक्सिमम पहुंचने के लिए इम्पीडेंस मैचिंग होना आवश्यक होता है। अगर इम्पीडेंस मैचिंग नहीं होगी तो पावर का लॉसेस बढ़ जाएंगे और आउटपुट पे पावर कम से कम पहुंचती है। तो इम्पीडेंस मैचिंग सबसे एक्सीलेंट होती है ट्रांसफर कपल्ड एम्पलीफायर की, यानी इसमें पावर इनपुट से आउटपुट बेहतर रूप में बिना लॉसेस के पहुंचता है। RC कपल्ड एम्पलीफायर में अच्छा नहीं होता इम्पीडेंस मैचिंग, इसलिए वहाँ पावर का ट्रांसफर भी अच्छा नहीं होगा। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में इम्पीडेंस मैचिंग गुड है, यानी अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पर इनपुट से आउटपुट पावर ट्रांसफर बेहतर तरीके से होगा। एप्लीकेशंस यानी यूज, RC कपल्ड एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के काम में आता है, ट्रांसफर कपल्ड एम्पलीफायर पावर एम्पलीफिकेशन के लिए काम में लेते हैं और डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर वेरी लो फ्रिक्वेंसी के एम्पलीफिकेशन के लिए, यानी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिग्नल्स को काम में ले जाते हैं। ये इनके कंपैरिजन थे इन तीनों प्रकार के जो कपल्ड एम्पलीफायर उनके और उनके एप्लीकेशन के बारे में हमने जाना। इससे आगे हम चलते हैं RC कपल्ड एम्पलीफायर की डिजाइन प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। डिजाइन एनालिसिस ऑफ ए RC कपल्ड एम्पलीफायर फॉर गिवन पैरामीटर्स। अगर उसके पैरामीटर हमें दे रखे हैं तो हम किसी RC कपल्ड एम्पलीफायर की डिजाइन कैसे करेंगे, जैसे चित्र में दर्शा रखा है। यहां पर ये इनपुट वोल्टेज है, यहां आउटपुट वोल्टेज है। R1 R2 बाइसिंग रजिस्टर है, RC कलेक्टर कैपेसिटर रजिस्टर है और RE एमिटर रेजिस्टेंस है और CE एमिटर कैपेसिटर है। C इनपुट साइड में बेस पर लगा हुआ कैपेसिटर है। Q1 ट्रांजिस्टर है, वोल्टेज VCC इसके कलेक्टर पॉइंट पर अप्लाई की गई है। ये जो फिगर है सिंगल स्टेज RC कपल एम्पलीफायर का, इसमें ये कॉमन एमिटर
और सबसे सामान्य सर्किटरी है जो प्रारंभिक रूप से या एलिमेंट्री एम्पलीफायर के रूप में इसका सर्किट का निर्माण किया जाता है। इस सर्किट का मुख्य कार्य है प्री एम्पलीफिकेशन, यानी वीक सिग्नल्स को स्ट्रोक सिग्नल्स में बदल के आगे के जो स्टेजेस हैं उन पे प्रोसेस हेतु भेजना। इसका चित्र जो एक में दे रखा है ये इसका सर्किट डायग्राम है। यह सर्किट एक्सीलेंट सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक यानी गुण प्रदान करता है, बेहतर सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक प्रदान करता है। कैपेसिटर सी इन जो है इनपुट कैपेसिटर है, जो इनपुट सिग्नल पे आते हैं बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, उसके डीसी कंपोनेंट को ये ब्लॉक कर देता है। यानी ये जो कैपेसिटर है ये डीसी कंपोनेंट जो इनपुट सिग्नल पे आते हैं उनको ब्लॉक करता है और आगे फिर बेस पे भेजता है। यदि डीसी कंपोनेंट ट्रांजिस्टर Q1 के बेस पर पहुंच जाते हैं तो यह बायस्टिंग कंडीशन को बदल देते हैं। इससे एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। इसमें R1 व R2 बायसिंग रेजिस्टर्स है। यह जो नेटवर्क है बायसिंग रेजिस्टर का, यह ट्रांजिस्टर के बेस को एक्टिव रीजन चलाने हेतु आवश्यक बायस वोल्टेज प्रदान करते हैं। क्षेत्र जिसमें Q1 स्विच ऑफ हो जाता है कट ऑफ रीजन कहलाता है और ट्रांजिस्टर Q1 पूर्णतः स्विच ऑन रहता है वो उसका सैचुरेशन रीजन या संतृप्त क्षेत्र कहलाता है। तो हमने इसके ऊपर जाना कि इनपुट सिग्नल जब आता है तो सी इनपुट उसके डीसी सिग्नल या डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करता है और आगे भेजता है। अगर ये डीसी कंपोनेंट जाएगा तो इससे डिस्टर्बेंसेस इसकी बायसिंग कंडीशंस में उत्पन्न होगा और जिससे इसकी एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस प्रभावित होगी। और बायस वोल्टेज जो बेस पे जाता है वो R1 R2 नेटवर्क द्वारा डिसाइड होता है। और साथ ही ट्रांजिस्टर Q1 जब स्विच ऑफ होता है तो कट ऑफ रीजन में रहता है, जब स्विच ऑन होता है तो ये सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा होता है। तो ये इसके अलग अलग रीजन्स होते हैं, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। ट्रांजिस्टर के कट ऑफ में ये कोई प्रोसेस में नहीं होता और सैचुरेशन रीजन में ये प्रोसेसिंग में होता है, यानी एक्टिव कंडीशन में बना रहता है। सी आउटपुट यहाँ है डीसी डीकपलिंग आउटपुट कैपेसिटर जो आउटपुट साइड में लगा हुआ है। ये जो कैपेसिटर है सी आउट, ये आउटपुट साइड में लगा हुआ है और ये किससे कनेक्टेड है, आरसी के पास पॉइंट पे, यानी कलेक्टर साइड पे ये जुड़ा हुआ है। ये सी आउटपुट डीसी वोल्टेज को, क्योंकि कोई भी कैपेसिटर होता है डीसी कंपोनेंट वोल्टेज को रोकता है, ब्लॉक कर देता है और एसी सिग्नल को जाने देता है। तो डीसी वोल्टेज को अपनी इस वर्तमान स्टेज से अगली वाली स्टेज में जाने से रोकता है। और यह सी आउट का अगर यूज न करें, यानी सी आउटपुट यानी आउटपुट कैपेसिटर का यूज न करें तो एम्पलीफायर के आउटपुट जो वोल्टेज है वो कलेक्टर पर उपस्थित डीसी लेवल द्वारा जुड़ जाती है, यानी क्लैंप हो जाती है और ये डीसी सिग्नल आगे फिर अगली स्टेजेस पर पहुंचने का खतरा बना रहता है, जिससे परफॉर्मेंस एम्पलीफायर की प्रभावित होती है। इसलिए इनको डीसी कंपोनेंट्स को सी इनपुट पे और सी आउटपुट पे ब्लॉक करना आवश्यक होता है। आर सी यहाँ कलेक्टर रजिस्टर है और आर ई एमीटर रजिस्टर है। कलेक्टर रजिस्टर और एमीटर रजिस्टर का मान इस प्रकार चयन करते हैं, यानी सिलेक्ट करते हैं कि वीसीसी का जो कलेक्टर पे वोल्टेज दे रहे हैं उसका 50% वोल्टेज ड्रॉप हो जाए कलेक्टर मीटर के सिरों पर। यह करने पर ऑपरेटिंग पॉइंट जो है लोडिंग लाइन के मध्य में या सेंटर में बना रहता है और इसके लिए आरसी पर वोल्टेज ड्रॉप 40% ऑफ वीसीसी का होता है और 10% वीसीसी का वोल्टेज ड्रॉप आरई रेजिस्टेंस पर होता है। यदि आरई पर इससे हायर वोल्टेज ड्रॉप हो, यानी 10% वीसी से अधिक वोल्टेज ड्रॉप एमीटर रजिस्टर पर होता है तो वी आउट घट जाता है और इसका इफेक्ट
नेगेटिव फीडबैक के रूप में जो एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस उसको प्रभावित करता है, उसकी गेन भी इससे प्रभावित होती है। यहाँ पर सीई जो है एमीटर बाईपास कैपेसिटर है, जब इनपुट सिग्नल ट्रांजिस्टर Q1 को देते हैं तो इससे एम्पलीफाइड करके इस सिग्नल एमीटर रजिस्टर पर पहुंचता है। यहाँ कैपेसिटर जो एमीटर पर लगा है वो एसी कंपोनेंट को तो जाने देता, बाईपास कर देता है, पर डीसी को ब्लॉक करता है। यदि एमीटर कैपेसिटर को हटा दिया जाए यानी शून्य कर दिया जाए तो आरसी पर करंट का प्रवाह होने से यहाँ पर लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होता है और ये वोल्टेज ड्रॉप Q1 के VB से जुड़ जाता है और बायस सेटिंग प्रभावित होती है, बदल जाती है इससे बायसिंग सेटिंग। वास्तव में ये हेवी नेगेटिव फीडबैक प्रदान करता है जिससे गेन का मान ड्रास्टिकली रूप से यानी खतरनाक रूप से घट जाता है। तो CE बराबर 0 नहीं होना चाहिए, CE RE के पैरेलल में लगा होना चाहिए जिससे कि ये एसी कंपोनेंट को बाईपास करे और डीसी को ब्लॉक करे। तो ये तो इसकी वर्किंग के बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं डिजाइन के बारे में। आरसी कपल एम्पलीफायर की जो डिजाइन है उसमें सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल कलेक्टर करंट IC व करंट गेन HFE का मान हम ज्ञात करते हैं ट्रांजिस्टर की डाटा शीट से। तो उसको डिजाइन करना इजी होता है। इसमें आगे फिर RE और CE का मान अगर ज्ञात करना है तो RE के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है मान लेते हैं कि VRE बराबर 10% VCC और RC के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VRC है बराबर है 40% VCC, जो कि मैंने पूर्व में बताया था। ये होना जरूरी है जिससे कि वोल्टेज ड्रॉप इससे ज़्यादा न हो पाए। 50% वोल्टेज कलेक्टर एमीटर पर वोल्टेज ड्रॉप के रूप में होगा। समीकरण फर्स्ट सेकंड से RE का मान 0.1 VCC बटा IC और RC का मान RC बराबर 0.4 VCC बटा IC के रूप में होगा और ये इन सूत्रों से हम निकाल सकते हैं IC का भाग देके इनमें। तो ये इससे रेजिस्टेंस एमीटर रेजिस्टेंस और कलेक्टर रेजिस्टेंस का मान ज्ञात होगा। R1 R2 की गणना करने के लिए बेस करंट IB बराबर IC बटा HFE, करंट गेन है HFE यहाँ पर। और अगर मान लेते हैं कि कलेक्टर करंट और एमीटर करंट दोनों बराबर होते हैं उस केस में, और साथ ही मानते हैं R1 में धारा प्रवाह IRN बराबर 10 IB के रूप में होता है यानी बेस करंट का 10 गुना होता है। तो R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो VR2 बराबर VB प्लस VRE होगा। इससे VR2 आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि जब हमें VB और VRE का मान मालूम होगा तो हम इसको निकाल सकते हैं। साथ ही VR1 जो होगा वो VCC में से माइनस VR2 यानी VR2 वोल्टेज R2 को जब उसको घटा दें तो हमें VR1 प्राप्त होगा। तो चूंकि VR1 VR2 व I1 हमें प्राप्त हो जाता है, अतः निम्न समीकरणों से R1 R2 की गणना कर सकते हैं। R1 बराबर VR1 बटा IR1 और R2 बराबर VR2 बटा IR1, क्योंकि IR1 करंट R1 R2 में एक समान रूप से बहता है। ये था R1 R2 की गणना का मेथड। इसके बाद में CE एमीटर कैपेसिटर की गणना करना। इसके लिए एमीटर बाईपास कैपेसिटर की इंपीडेंस RE को 1/10 RE का 1/10 मान लेते हैं और इसमें यानी XC बराबर, मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूं इसको, CE की जो गणना है वो एमीटर बाईपास कैपेसिटर की इंपीडेंस के रूप में हम करते हैं और वो RE का 1/10 मान लेते हैं और XC जो आएगा इंपीडेंस वो बराबर 1/10 RE के रूप में होगा। परंतु XC बराबर 1/2 पाई FC E यानी एमीटर कैपेसिटर के रूप में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 पाई FCE यानी 1/2 पाई FCE। यहाँ फ्रिक्वेंसी हम 100 हर्ट्ज मान लेते हैं।
इनपुट कैपेसिटर है उसकी गणना कर लेके उसकी इम्पिडेंस सी इन एक्स सी इन बराबर 1/10 मान लेते हैं इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी इनपुट कैपेसिटर की जो इम्पिडेंस है 1/10 ऑफ ट्रांजिस्टर इम्पिडेंस, यानी आर इन का 1/10वां भाग मान लेते हैं और इससे हम आगे गणना करते हैं। सी इनपुट जो होगा वो R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू 1 प्लस HFE RE के रूप में होगा और RE समय है 25 मिलीवोल्ट बटा IE। एक्स सी इन बराबर 1/2 पाई FC इन के रूप में होगा। इससे सी इनपुट की ज्ञात किया जा सकता है, यानी जो इनपुट कैपेसिटेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सी आउटपुट की जो गणना है उसके लिए सी आउटपुट की इंपीडेंस मान लेते हैं 1/10 होगी सर्किट्स आउटपुट रेजिस्टेंस आर आउट के। यहाँ एक्स सी आउट बराबर 1/10 आर आउट के रूप में मानते हैं तथा एक्स सी आउट बराबर 1/2 पाई एफ सी आउट के सूत्र द्वारा सी आउट ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि यहां पर आर आउट बराबर आर सी ही होता है तो सी आउट की गणना इससे कर सकते हैं। हम इस सूत्र में एक्स सी आउट की गणना कर सकते हैं। गेन की गणना करने के लिए, इसका डिसीजन करने के लिए ट्रांजिस्टर के कलेक्टर व ग्राउंड के मध्य सूटेबल लोड आरएल लगाते हैं और गेन को सेट किया जा सकता है। यह चित्र में दर्शा नहीं रखा है, जैसे कि चित्र पीछे दिया हुआ कलेक्टर और ग्राउंड के मध्य आरएल लगाकर यहां पर आरएल होगा ऐसे, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में आरएल लोड रेजिस्टेंस लगा के हम वोल्टेज गेन की गणना कर सकते हैं, उसका निर्धारण कर सकते हैं। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन निम्न प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमने जो सर्किट दे रखा है वो कॉमन एमीटर का है, यानी एमीटर वाला जो टर्मिनल है वो कॉमन अर्थ किया हुआ है, ग्राउंडेड किया हुआ है। AV बराबर -RC बटे RE है, जहां RE का मान है 25 मिलीवोल्ट बटे IE और RC का मान है असल में RC पैरेलल टू RL, यानी RC कलेक्टर रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में होंगे, उनका मान होगा RC। इस तरह हम इस सूत्र के माध्यम से और इन दोनों के माध्यम से, इनको मिला के तीनों सूत्र के माध्यम से यहाँ RC निकाल सकते हैं और RC इसके बराबर रखते हैं, इसे RL का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर AV RE आपको पता है तो, और RC कैपिटल RC कलेक्टर जो रेजिस्टेंस है वो पता है तो RL हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम एक सिंगल स्टेज कॉमन एमीटर RC कपल एम्पलीफायर की डिजाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।